फोटोसिंथेसिस, दो रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। समरी, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, इसमें H2 आएगा, टूटेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। लाइट रिएक्शन आएगी, फोटो सिस्टम 5 सेकंड काम करेंगे, वो बनाएंगे NADH2 और ATP। यही सब प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन के। और यही सब जाएंगे और वापस से इधर से CO2 आएगी डार्क रिएक्शन में और ग्लूकोज। मेन काम यही है ग्लूकोज बनाना। और डार्क रिएक्शन में NADP प्लस ADP प्लस, तो ये वापस आ जाएंगे लाइट रिएक्शन में और ये वापस चलेगी पूरी प्रोसेस। लाइट रिएक्शन दो तरह की, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। साइक्लिक रिएक्शन दोनों में से इसमें सिर्फ PS फर्स्ट प्रेजेंट होगा, इसमें PS सेकंड प्रेजेंट होगा। PS फर्स्ट, लाइट रिएक्शन में PS फर्स्ट PS सेकंड दोनों काम करते हैं। इसमें PS फर्स्ट और PS फर्स्ट सेकंड दोनों प्रेजेंट होंगे। PS सेकंड वाटर स्प्लिटिंग का काम करता है, तो इसमें H2 हमने यहाँ दिया था, ये ऑटो निकाल ली, इधर H2 देंगे, तो इसको कहते हैं वाटर स्प्लिटिंग। वाटर स्प्लिटिंग PS सेकंड का वाटर स्प्लिटिंग होगी और इधर से H प्लस इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन H2 इलेक्ट्रॉन देगा, PS सेकंड PS फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इधर H प्लस बन जाएंगे, इसके भी H प्लस बन जाएंगे, दोनों के H प्लस ल्यूमन, ये बाहर स्ट्रोमा, ल्यूमन में H प्लस ज़्यादा हो गए। इधर से ATP CF0 और CF1 ATP सिंथेस वर्क करेगा, ATP सिंथेस वर्क करेगा, तो यहाँ से ATP बनेंगे। PS सेकंड इलेक्ट्रॉन देगा PS फर्स्ट को, PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन लेगा फेराडॉक्सिन NADPH2 को देगा, NADP प्लस को, और प्लस से इलेक्ट्रॉन लेके ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2। तो ऑक्सीजन इधर से बन जाएगी, ऑक्सीजन तीन प्रोडक्ट बनेंगे, ऑक्सीजन NADPH2। हमारा लाइट रिएक्शन का काम भी यही था कि तीनों प्रोडक्ट बन जाए। ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर निकल जाएगी। PS साइकिल, PS फर्स्ट प्रेजेंट है, तो PS सेकंड वाटर स्प्लिटिंग का काम करेगा, तो PS फर्स्ट में सिर्फ ATP फॉर्मेशन होगा क्योंकि H प्लस बनेंगे इसमें से। PS सेकंड नहीं है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी नहीं देगा, तो NADP कन्वर्ट नहीं होगा NADPH2, तो ये सब NADP प्रोडक्ट इसमें एब्सेंट होगा। वाटर सिर्फ H प्लस देगा, तो ATP बन जाएगा। तो इससे सिर्फ साइक्लिक रिएक्शन से ATP फॉर्मेशन होता है, नॉन साइक्लिक रिएक्शन से NADPH2 ATP और ऑक्सीजन दोनों फॉर्मेशन ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर निकल जाएगी। अब यही रिएक्शन डार्क रिएक्शन दो तरह की होती है, दो तरह की, C3 जैसे कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, और C4 साइकिल। C3 साइकिल, इसमें ये डार्क रिएक्शन के पार्ट दोनों, तो CO2 आएगी, CO2 आई, और RUBP, ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है, ये 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, तो ये CO2 जुड़ने को कहते हैं कार्बोक्सिलेशन से बनेगा ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, 2 कार्बन कंपाउंड बनेगा, ये टूट जाएगा, ये 2 कार्बन, तो ये 3 कार्बन का हो गया, ये टूटेगा, फिर इसका रीजन इससे बना 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेट का रिडक्शन होगा, ट्राईफॉस्फेट हमारी शुगर बन जाएगी, शुगर का ट्राईफॉस्फेट से
जो रिडक्शन होगा उससे रीजनरेशन होगा, रीजनरेशन से RUBP बन जाएगा, RUBP का रीजनरेशन। तो इस जगह हमारी एक ATP खर्च होती है और इधर बनती है हमारी ADP। तो ये 6 बार एक CO2 तो ये 6 बार चलेगी, ग्लूकोज में 6 CO2 होती है तो 6 बार चलेगी, तो ये 6 ATP लग गया हमारे इधर हमारे जो NADPH2 है वो 2 NADPH2 खर्च होते हैं इधर, और 2 ATP खर्च होती है। ये साइकिल 6 बार चलेगी तो ये 6 से लग जाएंगे, तो हमारे टोटल ATP कितने खर्च हो गए। हमने इन आउट ATP हमने 2 इधर दिए तो 6 बार चली, तो ये 12 और 6 18 हमने ATP दिए और हमें मिला 18 ADP। हमने NADH2 देखे कितने दिए, DPH2, तो हमने 12 दिए इधर 12 NADPH2 दिए और हमारे 12 NADP बन गए और हमारा ग्लूकोज बन गया था। ये ग्लूकोज बन गया, हमें यही चाहिए था। अब ये 18 NADP मैंने बोला था इधर डार्क रिएक्शन से NADP प्लस और ADP प्लस इससे वापस जाएंगे, और यही NADP प्लस जब इधर PS फर्स्ट PS1 को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये NADP, ये वाला NADP ये इधर से आएगा, ये NADP, फिर NADPH2 का जाएगा, फिर NADPH2 बनेगा, फिर NADPH2 डार्क में जाएगा, C3 C4 से जाएगा, फिर ये NADPH2 खर्च होगा, फिर NADP बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा हमारा। अब C4 साइकिल, ये C3 साइकिल थी, C4 साइकिल ये स्पेशल अडेप्टेशन है। जो डेजर्ट कोल्ड एरियाज रहते हैं उसमें स्पेशल अडेप्टेशन है। तो इसमें भी हमारा पहले क्या होगा, इसकी तरह CO2 आएगी, फिर ग्लूकोज बनाना, CO2 आएगी और इसको एक्सेप्ट करता है फॉस्फेनॉल। और C3 साइकिल में देखो, पहला मेंबर RUBP और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तो ये 5 कार्बन का और ये 3 कार्बन का, इसलिए इसका नाम C3 साइकिल। C4 साइकिल में फॉस्फेनॉल पायरुवेट 3 कार्बन का बॉन्ड है, एक CO2 फर्स्ट मेंबर फॉस्फेनॉल पायरुवेट हो गया है, ये दोनों मिलकर बनाएंगे ऑक्जेलिक एसिड। तो C4 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हो गया ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड इसमें जाएगा, ये है बंडल शीट और ये है मीजोफिल सेल। ये सीधी साइकिल पूरी मीजोफिल सेल में होती है और ये C4 साइकिल, इसमें दो सेल होती है, मीजोफिल सेल, बंडल शीट। बंडल शीट में एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है जिसे क्रंच एनाटॉमी कहते हैं, जिसका मतलब होता है फूलाकार माला। ये CO2 से जब ये इसमें जो RUBP होता है उसका एंजाइम होता है, एक इधर एंजाइम होता है RUBP जो इसको कार्बोक्सिलेज कन्वर्ट होता है, वो होता है रुबिस्को की एक्टिविटी CO2 के लिए ज़्यादा होती है O2 से। मैलिक एसिड, अब देखो मैलिक एसिड इधर जाएगा मैलिक एसिड पहुँच के अंदर इसमें, तो इधर तो CO2 है लेकिन इधर स्पेशलाइजेशन है, इधर CO2 सिर्फ एक तरफ से आ सकती है, पूरी वॉल इनपरमेबल है क्योंकि क्रंच एनाटॉमी है, थिक वॉल होती है मोटी। अब देखो मैलिक एसिड कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ये पायरुविक एसिड, ये 3 कार्बन का था फॉस्फोनॉल पायरुवेट, एक CO2 जुड़ी तो ये 4 कार्बन, ये 4 कार्बन इसमें गया तो ये 3 कार्बन हो गया। इधर होती है हमारी C3 साइकिल अंदर मंडल शीट में, इधर फॉस्फोनॉल पायरुवेट प्रेजेंट है पैपकेस, इधर एक एंजाइम होता है इसको कंट्रोल करने वाला फॉस्फोनॉल पायरुवेट के लिए पैपकेस। तो पैपकेस हमारा मीजोफिल सेल में और बंडल शीट में हमारा प्रेजेंट है रुबिस्को जो ये इसमें प्रेजेंट है, यही साइकिल सेम साइकिल इसमें प्रेजेंट होती है बंडल शीट में। C4 साइकिल इसमें एंजाइम होता है रुबिस्को यहाँ एब्सेंट होता है और पैपकेस बंडल शीट में एब्सेंट होता है। ये पायरुविक एसिड वापस जाके फॉस्फोनॉल पायरुवेट बनाता है, तो 6 ATP कन्वर्ट होती है हमारी 6 ADP, तो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया हमारा। तो अब इसमें पूछता है ATP कितना, तो इन और आउट ATP कितना दिया हमने और NADH2 कितना दिया, NADPH2। देखो सेम साइकिल चल रही है तो जितना इतना लगाइए तो इसमें लगेगा ही, तो 18 और 6 ATP ज़्यादा लग गए क्योंकि एक में एक लगता है और इस स्टेप में 2 ATP लगते हैं, मतलब एक साइकिल में 2 लगते हैं, 6 साइकिल चलेगी तो 12 ATP है और 18 ATP है, इस साइकिल के 18 ATP और 2 ATP, तो ये टोटल ATP 18 प्लस
12 30 ATP हमने दी और हमें 30 ADP मिल गई। 12 NADPH2 इधर लगता है एक NADPH2, लेकिन ये NADPH2 इधर जब CO2 लगता है तो ये इधर ही काम आ जाता है, तो इसका कोई मतलब नहीं, इधर से निकला इधर जुड़ गया। तो टोटल NADPH2 सिर्फ इसमें खर्च होंगे तो 12 NADPH2 ये ख़त्म होंगे तो 12 NADP प्लस बनेंगे। अब ये वापस से लाइट रेस में चल जाएंगे पूरे, तो और हमारा यहाँ से सीधे साइकिल से फिर ग्लूकोज बन जाएगा। हमें अल्टीमेट सोर्स था ग्लूकोज, तो 2 जगह से ग्लूकोज बन गया, मतलब अलग अलग प्लांट में ग्लूकोज C4 साइकिल C3 साइकिल लगती है। तो मेज शुगर केन इनमें तो चलती है C4 साइकिल, राइस और वीट इनमें चलती है C3 साइकिल। जो नॉर्मल प्लांट होते हैं उनमें C3 साइकिल, और C3 साइकिल ऐसा है कि यूनिवर्सल साइकिल है जिसमें है C4 प्लांट में एडेप्टेशन, तो उसमें C3 साइकिल तो चलनी है और C4 एक्स्ट्रा एडेप्टेशन है उसकी CO2 को कंसंट्रेशन के लिए, क्योंकि फॉस्फोनोल जो पेपकेज एंजाइम होता है ये रुबिस्को होता है, इसकी CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर मान लो CO2 ज़्यादा हो गई तो सही वर्क करेगा, लेकिन अगर O2 ज़्यादा हो गई तो CO2 कम पड़ जाएगी इधर लाने के लिए। तो इसमें C4 साइकिल में देखो स्पेशल एडेप्टेशन है कि सिर्फ CO2 पूरी वॉल्यूम पर अवेलेबल है, तो सिर्फ CO2 आ सकती है और यहाँ से CO2 रिलीज हो गई, ये CO2 रिलीज होती जाती है, तो इस जगह पर CO2 कंसंट्रेशन रहती है, तो इस साइकिल एफिशिएंट वर्क करती है। तो इसमें एक साइकिल नहीं होती, फोटो रेस्पिरेशन में 3 काम करता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, ये वर्क नहीं करती, ये C3 साइकिल में वर्क करती है, वर्क ओनली इन C3 साइकिल, क्योंकि उसमें कोई ऐसी एडेप्टेशन नहीं है तो मेसोफिल सेल में, तो CO2 आ सकती है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ सकती है, तो रेस्पिरेशन लॉस भी हो सकता है। तो इसमें क्या रहता है, फोटो रेस्पिरेशन में सिर्फ कुछ बनता नहीं है, कोई प्रोडक्ट बनता नहीं है, सिर्फ नुकसान हो जाता है, लॉस किसका, ATP का। इसमें ATP खर्च हो जाती है और एक CO2 गायब हो जाती है, तो टोटल 4 CO2 आती है, इसमें 4 कार्बन, तो इसमें सिर्फ एक CO2 लॉस हो जाता है, तो हम कहते हैं इसमें 1/4 का लॉस हो गया, मतलब 25% का इसमें लॉस हो गया। अब आते हैं ये CO2 ग्लूकोज, ये दोनों मिल गए ग्लाइकोलाइसिस में जाएगी, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बनेगा। ये हो गया रेस्पिरेशन चैप्टर, ये फोटोसिंथेसिस, ये आ गया रेस्पिरेशन में। ग्लूकोज उधर बना था, ये ग्लूकोज इससे बनेगा पायरुविक एसिड। पहली बात तो एंजाइम में 9 उसके स्टेप ये पर 10 बोलते हैं। पहला स्टेप में एक एंजाइम का होता है हेक्साकाइनेस, लास्ट स्टेप में काम करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। पायरुवेट शायद मेरे हिसाब से यही था, पर देखता हूँ पायरुवेट काइनेस एंजाइम। और एक थर्ड एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,3 बेस फॉस्फेट बनता है, तो उधर काम करता है हमारा फ्रक्टोज काइनेस। 3 स्टेप, ये तीनों स्टेप 1, 3 और 10 ये इरिवर्सिबल स्टेप है। और इधर से बनता है हमारा एक, मतलब 2 NAD। अब देखो यहाँ से ये ग्लूकोज बनेगा तो ये 2 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा, तो यहाँ बनेगा पायरुविक एसिड, तो ये भी हमारा 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो एक से तो 2 NAD+ इधर बन गया। हमारा रेस्पिरेशन का मतलब यही है, रेस्पिरेशन कि हमें ATP फॉर्मेशन करना है, क्योंकि एनर्जी करेंसी ATP है, तो हमें सब चीज़ जो प्रोडक्ट बने थे उसमें से वो तोड़ के और सबसे ATP बनाना है। तो पायरुविक एसिड बन गया, 2 NAD+ बन गया। हमने यहाँ 2 ATP अलग अलग स्टेप में 2 ATP दी थी, यहाँ हमारी 4 ATP बनेगी, तो नेट गेन 2 ATP का हो गया
4 दी तो 2 लग गए हमारे, 2 बच गई। इधर से 2 NADPH2 बनेंगे। अब ये पायरुवेट्स के पास 2 रास्ते हैं, या तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करें, एनारोबिक रेस्पिरेशन, या फिर करें एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल बायोलॉजी चैप्टर में भी दे रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा पायरुविक एसिड, तो ये जाएगा थ्रू लिंक रिएक्शन, तो इस जगह चलती है हमारी लिंक रिएक्शन। अब ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये चल रही है ग्लूकोज मतलब ग्लूकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ये चल रही है हमारी साइटोप्लाज्म, इसको साइटोल भी कहते हैं। लिंक रिएक्शन में पायरुवेट एसिड जब इसमें आता है लिंक रिएक्शन में, तो कन्वर्ट होता है वो एसिटाइल कोए में। तो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करने के लिए उसे 3 एंजाइम लगते हैं, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजिनेज और ट्रांस एसिटाइलेज, और कोफैक्टर लगता है, कोफैक्टर्स एक का लिख रहा हूँ एनसीईआरटी वाला का कोए। अब देखो इधर जाता है तो ये पायरुवेट एसिड 3 कार्बन का है और एसिटाइल को 2 कार्बन का है, मतलब एक CO2 निकलेगी, CO2 निकाल दी, 2 बार निकलेगी CO2, 2 मोल बनेंगे इसके, 2 एसिटाइल को 2 मोल बनेंगे ना, क्योंकि 2 बार टूटेगी साइकिल। और जब CO2 निकल रही है तो 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है बाय 2 NADP प्लस, ADP प्लस 2 NADP खत्म हो गया। एसिटाइल कोर ये जाएगा क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में पहला मेंबर हमें मिलेगा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड ये जाएगा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से जाएगा आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से जाएगा ऑक्जेलोसक्सिनेट, ऑक्जेलोसक्सिनेट से जाएगा ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ये 5 कार्बन का है, तो एक CO2 यहाँ निकलेगी। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनेगा ये सक्सेनिक एसिड, ये 4 कार्बन का है, एक CO2 फिर निकल जाएगी, CO2 निकली, NADH2 आया, इधर CO2 लगी, NADH2 आ गया। सिट्रिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड देखा, मतलब एनसीईआरटी में से डायग्राम देखा तो उसमें देखा सिट्रिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, तो एक NADH खर्च हो गया, एक CO2 खर्च हो गई। फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक सक्सेनिक एसिड करेगा तो एक CO2 और एक NADH2 खर्च हो गया। सक्सिनेट से कन्वर्ट होता है सक्सिनेट, 4 कार्बन। सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मेलेट कन्वर्ट होता है ऑक्जेलिक एसिड। जब मेलेट कन्वर्ट होता है ऑक्जेलिक एसिड में तो एक NADP लगता है, NADP प्लस, और एक NADPH2 बन जाता है। अब देखो 3 हमारा NADPH2 बन गए, 1 2 और 3। अब देखो सक्सिनिक एसिड सक्सिनेट कन्वर्ट होता है तो इसको कन्वर्ट करता है FADH2 कन्वर्ट होता है और FAD प्लस से, FAD प्लस से, है ना। इसको कन्वर्ट करता है जो एंजाइम होता है वो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। अब ये बात है कि ये सब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, ये मतलब ये सब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, और ये इसकी 2 लेयर है, माइटोकॉन्ड्रिया 2 लेयर प्रेजेंट होती है, डबल मेम्ब्रेन। तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस होता है वो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और यही अभी सक्सिनेटिक एसिड, ये सक्सिनेट मतलब डिहाइड्रोजिनेस को एंजाइम है, ये प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। बाकी सब पूरी साइकिल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, ये भी मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। इसका नाम है क्रेब्स साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसमें ऑक्सिलिक एसिड मतलब एसिड ही एसिड है पूरे। ट्राइकार्बोक्सिल 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, सक्सिनल को क्या कहते हैं उसे। ये बन गया हमारा। अब देखो टोटल कितने ATP बने, हमें तो ATP बनाने थे, NADP कितने बन गए, तो ATP कितने बने, एक
इधर जब सक्सिनेट का साइड कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनेट में तो बनता है हमारा, ये गलत कर दिया मैंने, इधर ये सक्सिनेट ऐसे जब फ्यूमेट में कन्वर्ट होता है फ्यूमेट में तो बनता है सक्सिनेट हाइड्रोजन बनाता है और ये बनाता है FADH2 फ्रॉम FAD और ये काम करता है सक्सिनेट। लेकिन जब सक्सिनेट ऐसे इधर हो गया, इधर एक बनती है हमारी GTP, ये तुरंत ही कन्वर्ट हो जाती है ATP। तो जो ATP बिना माइटोकॉन्ड्रिया में जाए, जो ATP बिना माइटोकॉन्ड्रिया में जाए पहले बन जाती है, मतलब ETS बन जाती है, उनको सबस्ट्रेट लेवल SLP कहते हैं। तो ये 2 ATP और इधर से ये साइकिल 6 बार चलेगी। तो एक ATP यहाँ बन रहा है, 6 बार नहीं, 2 बार टूटेगा ना, तो ये 2 बार चलेगी। तो 2 ATP इधर बनेंगे, 2 ATP बनेंगे, तो 4 हमारे ATP SLP के बनेंगे टोटल। अब हम देखते हैं इसमें कितने NADPH2 बने। टोटल ATP कितनी बनी, टोटल ATP बनी हमारे इसमें 2। NADH2 कितने बने हमारे पास, टोटल NADH2 एक इधर बन गया, एक इधर बन गया और एक इधर बन गया। टोटल ATP 3 बने, 2 बार चलेगी साइकिल, 2 बार साइकिल चलेगी तो ये बनेंगे 6। FADH2 हमारे पास कितने बन गए, FADH2 हमारे पास इसमें 2 बन गए, एक इधर बना था ये, तो 2 बार चलेगी साइकिल, 2 बार बन गई। अब हमारा क्या काम है, हमको ATP बनाना था, तो ये ATP तो बनेंगे, 2 ATP इधर, एक ATP बनेगी, तो इधर बनेंगे, तो 4 ATP बनेंगे। अब हमें ये NADH2 FADH2 ATP बनाना है, तो ये FADH2 जाएंगे ETS, जो कि यहाँ प्रेजेंट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इधर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इस सक्सिनेट हाइड्रोजन में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तो इसको लेता हूँ। तो जो ETS होता है उसमें होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, ये देखो इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है NADH2 के लिए, कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है FADH2 के लिए। इसका दूसरा नाम कैसे, अब इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम भी है क्योंकि सक्सिनेट हाइड्रोजन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तो इसका नाम भी सक्सिनेट में नाम रखा है इसका, सक्सिनेट हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। यही FADH2 को इसमें लाता है इलेक्ट्रॉन। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन ये ले जाएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास, कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और थर्ड से इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है वो होता है साइटोक्रोम C लिखा। इधर से इलेक्ट्रॉन O2 एक्सेप्ट करता है, इसलिए लास्ट में कहते हैं कि O2 का फाइनल एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन है, कॉम्प्लेक्स थर्ड से कौन ले जाता है, वो हाफ O2 + 2H+, ये बना देते हैं वाटर H2O, ये H2 बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। अब जो इनसे हाइड्रोजन आएंगे वो इधर आएंगे, ये H+ प्रोटॉन ग्रेडियंट जो मैंने वहाँ बताया था पहले, जो मैंने कहा था कि इधर से H+ बहुत लिमिट में ज़्यादा हो जाएंगे तो H+ से ग्रेडियंट बनाएंगे जो होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, और ये ATP कन्वर्ट करता है, तो इसमें से प्रोटॉन जा सकते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स अभी O2 ले लिए और वाटर फॉर्मेशन कर दिया, तो इधर से H+ जो कन्वर्ट होंगे वो ATP सिंथेस, इधर CF0 इधर CF1, ये कन्वर्ट कर देंगे ATP, तो हमें ATP मिलती है। कितनी ATP मिलती है, तो एक NADH2 से 3 ATP, एक FADH2 से 2 ATP। तो अब देखो टोटल करते हैं हम स्टिल बताते हैं कितनी ATP बनी है। तो देखो 2 ATP, और ये देखो ये NADPH2 क्या करता है, ये 2 शटल सिस्टम होता है, शटल सिस्टम जो इसको ले जाता है ATP कन्वर्ट करने ETS में। शटल सिस्टम ये 2 तरह का होता है, ग्लूटारिक वाला, तो इसको कहते हैं GPS, इसको कहते हैं MAS। ये जो नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल होती है वो परफॉर्म करती है, और जो एक्टिविटी हाईली एक्टिविटी सेल रनिंग सेल, मतलब जो कंटिन्यूस काम कर रही है उसके लिए, तो ये करती है 2 NADPH2 को 2 NADPH2 में कन्वर्ट करती है, और 2 NADPH से ये ATP बन जाएगी हमारी 3 ATP, जो NADPH2 बन जाए 3 ATP। तो यहाँ तो 2 है तो ये 6 ATP बनाता है, और इसमें जाएगी नॉर्मल रिएक्शन में तो 4 ATP बनेगी।
अब देखो हमारा टोटल है, तो ग्लाइकोलाइसिस में 4 6 से, तो 4 6 कुछ हो सकता है और 2 ATP इधर बनेगी, तो टोटल हमारी हो सकती है 6 या 8 ATP। फिर आती है लिंक रिएक्शन में हमारे 2 NADH2 बने थे, तो 2 से कितनी बनेगी 6, तो लिंक रिएक्शन में 6 ATP। क्रेब्स साइकिल में 6 NADH2 थे, तो 6 ये 1 से 3 बचे तो 6 18 इससे बनेगी, 2 FADH2 मतलब इससे 2 तो 4 और 2 ATP ये नहीं, तो ये 8 6 14 मतलब 18 और 6 22 22 24, तो 24 ATP हमारी क्रेब्स साइकिल से बनेगी। अब इनको टोटल करते कितने होती है, 6 और 30 और 36 अगर इसको जोड़े तो ये 38 ATP, तो हमारा टोटल ATP बनती है 38 ATP। और जो पायरुविक एसिड बना था, पायरुविक एसिड, ये देखो पायरुविक एसिड से हमारे पास 2 तरह से एनारोबिक, एरोबिक तो मैंने समझा दिया। देखो अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट चाहिए हमें, ईस्ट को सर्वाइसिस नाम ही उसका साइंटिफिक, ईस्ट 13% कंसनट्रेशन अल्कोहल बनाता है। इसमें हमारे 2 NADH2 खर्च होते हैं, इसमें भी हमारे 2 NADH2 खर्च होते हैं। ये जो मसल होती है रनिंग मसल, उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है 13%। अगर 13% कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो अल्कोहल ये ईस्ट के लिए हानिकारक हो जाएगी। तो ये पूरी रिएक्शन थी। अब ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये कंटिन्यू करने के लिए ग्लाइकोलाइसिस है ना, उसको कंटिन्यू करने के लिए फर्मेंटेशन ज़रूरी है। क्योंकि अगर ज़्यादा एकदम से NADH2 वहाँ इकट्ठा हो गया ग्लाइकोलाइसिस में तो सेल डैमेज हो जाएगी, तो उसको बचाने के लिए ये NADH2 इधर खर्च हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू करने के लिए। तो ये पूरा चैप्टर ख़त्म है, 2 चैप्टर, और ये थोड़ा बहुत फैक्टर्स वगैरह ये तो डिस्कवरी वगैरह तो अलग है, लेकिन ये जो फ्लो था पूरा ATP NADH2 कितनी ATP खर्च होती है, कितनी बनती है ये। और एक क्वेश्चन पूछता है इसमें टोटल SLP कितनी बनी, तो टोटल कहाँ गया वो रिएक्शन ATP NADH2 ग्लाइकोलाइसिस, ये रहा 4 ATP SLP की बनती है। ये मेन क्वेश्चन है। टोटल 38 कैसे हुई, ग्लाइकोलाइसिस में याद रखना 4 6 इससे बनती है, 2 इससे बनती है, 6 लिंक रिएक्शन बनती है, 24 ATP इसमें बनती है और 36 टोटल मिला के टोटल। और हमें बनाने क्या थी ATP, क्योंकि ATP ही वो है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। थैंक यू।